हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बजट की सारी हाइलाइट्स। आज हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने हमारा बजट 90 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। फास्टेस्ट बताया गया है और इंडियन मेड टैबलेट के ऊपर उसको दिखाया गया। उसके बाद इसको भी बहुत हाईलाइट बनाया गया। बहुत लोग इससे खुश है, बहुत लोग इससे दुखी है और कई लोग इसके ऊपर न्यूट्रल है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है आज के बजट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर अब मैं बिजनेस न्यूज नहीं डाल रहा हूं। बिजनेस न्यूज अब से पापा न्यूज वाले चैनल के ऊपर ही आएगी, तो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको सारी बिजनेस न्यूज डेली बेसिस के ऊपर मिल जाया करेगी। आज नहीं मिलेगी, आज सबसे बड़ा रीजन यही है, आज सारी की सारी न्यूज हमारे बजट के अराउंड ही थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, क्या चीज महंगी हुई है, क्या चीज सस्ती हुई है। अगर मैं सस्तियों की बात करके चलता हूं तो लेदर गुड्स, क्लोथ्स, स्टील के स्क्रैप, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के चार्जर्स, कुछ केमिकल्स जो कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के अंदर यूज होते हैं, पॉलिश डायमंड्स, जेमस्टोन, ये सब के सब होने वाले हैं सस्ते इस बजट के हिसाब से। और अगर हम महंगी चीजों की बात करके चलते हैं, अम्ब्रेला, जो ज्वेलरी आती है कॉपी वाली, सिंगल और मल्टीपल लाउडस्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, स्मार्ट मीटर्स, सोलर मॉड्यूल्स, एक्सरे मशीन और जो बच्चों के टॉयज होते हैं उसके पार्ट्स, ये सब कुछ होने वाले हैं महंगे। अब अगर आप स्ट्रैटेजिकली चीजें देखने की कोशिश करो तो महंगा उन चीजों को किया गया है जो कि इंपोर्ट गवर्नमेंट रोकना चाह रही है। जैसे कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के जो पार्ट होते हैं वो यहां पे दिखाई दे रहा है। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया 9.27% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, जो कि हाईएस्ट होगा सारी लार्ज इकोनॉमीज के अंदर। अब हमारी जीडीपी कैसी रहेगी ये तो टाइम बताएगा, पर मुझे पर्सनली आईटी सेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा है। अगर मैं अभी पिछले साल की बात करके चलता हूं तो जितनी मेजर कंपनीज थी सबने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं आईटी सेक्टर के अंदर और बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल रिटर्न्स दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक बहुत बड़ा आईटी हब बन सकता है। मतलब यहां से आईटी सर्विसेज का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, यहां पे सॉफ्टवेयर्स, सैस सॉफ्टवेयर्स बनेंगे और बाहर यूज होंगे। कुछ टाइम पहले ही पीयूष गोयल जी ने बताया था कि 2030 तक का एक्सपोर्ट सर्विसेज का टारगेट है $1 ट्रिलियन का और उसके अंदर ही आईटी सर्विसेज बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करने वाली है। मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है। और बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हो यार मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट करूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं। अपनी कॉमन सेंस यूज करो ना। अगर आपको लगता है आईटी सेक्टर बढ़ेगा, मुझे पर्सनली लगता है आईटी सेक्टर बढ़ेगा, तो मैं आईटी सेक्टर पे बेट कर सकता हूं। अब पूरे सेक्टर के ऊपर कैसे बेट करें, सवाल यहां पर निकल के आता है। तो हमारे यहां पे आते हैं आज के स्पॉन्सर स्मॉल केस। स्मॉल केस के ऊपर जाके आप एक स्मॉल केस है आईटी ट्रैकर के नाम से, उसको देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी रही है। अब यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, यहां पे इन्होंने एक बकेट बना रखी है जहां पे इन्होंने आईटी कंपनीज को जोड़ रखा है और आप डायरेक्टली उस इंडस्ट्री के ऊपर बेट कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या है, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है स्मॉल केस का, जाके आप चेक कर सकते हो। आप किसी भी अपनी प्रोफाइल से इसको लॉग इन करके स्मॉल केस खरीद सकते हो जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप इंटरेस्टेड हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करो। अगली बहुत बड़ी हाईलाइट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिप्टो बिल आएगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगी, क्रिप्टो ये हो जाएगा। क्रिप्टो के ऊपर कुछ नहीं आया है बिल के रिगार्डिंग, रेगुलेशन के रिगार्डिंग, पर वहां पे एक अनाउंसमेंट कर दी गई है कि क्रिप्टो के ऊपर, गेन के ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है। अब 30% टैक्स अगर मैं आपको गिफ्ट भी करता हूं क्रिप्टो, तो आपके ऊपर टैक्स सीधा ही 30% लग जाएगा। तो अब इसके ऊपर लोग उठा रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये हो गया क्या, क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है, क्रिप्टो अब के टाइम पे लीगल है। तो यहां पे हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है कि अगर कोई कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाना तो मेरा हक है। अभी रेगुलेशन लाने में, सब कुछ लाने में टाइम लगता है, हमको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ रही है। इस चक्कर में क्रिप्टो बिल, मतलब बिल डिले हो चुका है, ये फाइनल हो गया है, पर टैक्स चार्ज होगा। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर कोई करेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो निकालती है तो आप उसको करेंसी कह सकते हो, किसी भी चीज को करेंसी नहीं कह सकते। जो क्रिप्टो एज अ करेंसी बातें चल रही है कि अब करेंसी की जगह क्रिप्टो यूज होगी, तो उसके ऊपर ये बोला गया है फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से। इसका मतलब क्रिप्टो एज अ करेंसी को तो बैन करने की प्लान चलने वाला है। मतलब जो बिल आएगा उसके अंदर शायद ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी टाइम बताएगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी निकालने वाली है, रुपी निकलने वाला है।
ब्लॉकचेन के साथ में मिलकर निकलेगा। तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ है। अगर मैं कांग्रेस के एमपी शशि थरूर की बात करके चलता हूं तो उन्होंने बोला है कि एक रीजनेबल चीज है, इसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, लोग साथ भी दे रहे हैं इस चीज के ऊपर। अगर ओवरऑल बात करके चलते हैं तो उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इस बजट से। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करके चलते हैं तो अगेन वो यही कहेंगे कि क्रिटिसाइज करेंगे कि बिल के अंदर बहुत सारी कमियां थी, फलाना मकाना। उन्होंने ये बोला कि गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम मोदी जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि इस बजट के अंदर हमने जो गरीब है उनको अपलिफ्ट करने के ऊपर काम किया है। तो पहले बता देता हूं, फिर एंड में बताना कि आपके हिसाब से ये गरीबों को उठाने के लिए बनाया गया है या फिर गरीबों को दबाने के लिए बनाया गया है या फिर मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, या फार्मर्स के लिए कुछ भी नहीं है। वो एंड में बात करेंगे इस बारे में। पर पहले फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह बताया कि हम कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि इस पेंडेमिक से हम 1 रुपया नहीं कमाना चाहते किसी आदमी का। तो जो इनकम टैक्स स्लैब है वही कांस्टेंट रहने वाली है। पहले बातें आ रही थी कि भाई जो सेविंग है उसको बढ़ा दिया जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हो ये हो जाएगा, अभी कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है और बहुत ही तेजी से निकला है बजट। तो आने वाले दिनों के अंदर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझेंगे ढंग से कि और क्या क्या बोला गया है और इसके अंदर और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। जब निकलेगा तो पूरा पता लगेगा। जैसे ये स्कीम है हर घर नल से जल, इस बजट के अंदर उसको 60,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है, जिसके हिसाब से 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को पीने का पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 8.7 करोड़ हाउस होल्ड को पहले से ही कवर करने का प्लान बना चुके हैं, जिसके अंदर पिछले 2 साल के अंदर 5.5 करोड़ लोगों तक पानी पहुंच चुका है पीने का। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही एसेंशियल चीज है और ये होनी ही चाहिए। साथ में पीएम आवास योजना के बारे में बात करी गई, जिसके हिसाब से 80 लाख घर प्रोवाइड करे जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर। इसके लिए भी 48,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। पर सवाल वही निकल के आता है कि कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो टाइम बताता है। अगर मैं जीरोधा के को फाउंडर निखिल जी की बात करके चलता हूं तो उन्होंने बोला समटाइम्स बोरिंग इज गुड, नथिंग हैज चेंज फॉर इन्वेस्टर्स। बेसिकली उन्होंने बोला ये बजट थोड़ा सा बोरिंग है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी हाइलाइट्स नहीं आई है, तो बोरिंग होने की अच्छा है, इसकी वजह से मार्केट कोई क्रैश व्रैश ज्यादा नहीं करेगी। अगर मैं नीति आयोग के सीईओ की बात करके चलता हूं तो उन्होंने बोला कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सबसे बड़ी हाईलाइट रहेगी इस बजट की। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 7.5 लाख करोड़ रुपीस बजट रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जिसको बढ़ाया गया है 35.4% से। तो अगर हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो 10.68 लाख करोड़ का है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, जो कि बनता है 4.1% ऑफ आवर जीडीपी। अगली खबर सर चार्ज की है। तो सर चार्ज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको कैप कर दिया गया है 15% पे सारी एसेट्स के ऊपर। पहले 37% तक जाता था ग्रेड बाय ग्रेड, पर अभी 15% पे इसको कैप कर दिया गया है। अगर मैं पेटीएम के फाउंडर की बात करके चलता हूं तो उन्होंने जो डिजिटल करेंसी आई है उसको वेलकम किया है। अब देखते हैं वो किस तरीके से डिजिटल करेंसी काम करेगी, टाइम वो बताएगा। क्या ये पैसों की तरह यूज होगी या ये यूपीआई को रिप्लेस करेगी, क्या होगा वो टाइम बताएगा। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी हाईलाइट है कि जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसको निकाल दिया गया है। मतलब क्या है, अगर इंडिया के अंदर ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस लगाने पड़ेंगे लॉजिकली, और चार्जिंग में टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो इसके चक्कर में लोग ईवी में स्विच नहीं होंगे। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रपोज प्लान था कि कुछ बैटरियां हो, जो कि जैसे स्कूटी के अंदर बात करके चलते हैं, बैटरी लगी हुई है तो आप किसी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर गए, वहां पे क्या हुआ, वहां पे पहले से कोई लगा हुआ है, आपने वो निकाल के लगा दी और अपनी वहां पे छोड़ के आ गए और आपने अमाउंट दे दिया। और ऐसे स्वैप होती जाएगी बैटरीज और आप ऐसे ही घूमते रहोगे। मतलब पेट्रोल जितनी तेजी के अंदर आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी चार्ज कर पाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। अब कह रहे हैं कि वो स्टार्टअप्स को भी इसमें इनवाइट कर रहे हैं। अब टाइम बताएगा ये चीज कितनी स्केलेबल हो पाती है। मुझे पर्सनली ये चीज अच्छी लगती है, पर कहानी ये होगी कि जैसे मैं गाड़ी ले रहा हूं उसके अंदर एक तो मेन बैटरी होगी, दूसरी एक स्वैपेबल टाइप्स मेरे हिसाब से बनाया जाएगा कि जिससे वो मेन बैटरी चार्ज हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो स्वैपेबल होगा वो स्वैपेबल
हमको एक कंपनी से ही लेना पड़ेगा और उसी को चलाएंगे, क्योंकि भाई मेरी नई बैटरी में पुरानी बैटरी क्यों लगाऊं। ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बाकी टाइम बताएगा कि वो क्या करेंगे इसके अंदर। अब अगर कुछ मीम्स की बात करके चलते हैं जो कि मार्केट में वायरल हो रहे थे दिन भर, वो थे कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं आया इस बजट के अंदर, और हर बार नहीं आता। देखो, मिडिल क्लास और जनरल होना इस पाप, आपको कुछ नहीं मिलता है, तो आपको ये अपनी लाइफ की रियलिटी समझनी पड़ेगी। अगली खबर, एक्स विस्तारा के जो एग्जीक्यूटिव है वो फ्लाई करे एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास के अंदर, और उन्होंने रेट किया 5 आउट ऑफ 10, और इसका रीजन उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ सही था, लाइनें लंबी लगी हुई थी, बेल्ट वेल्ट में दिक्कत थी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला पालन था उसको नहीं किया जा रहा था। अगर अमित शाह जी की बात करके चलता हूं तो उनके हिसाब से ये जो बजट है ये हमारी इकोनॉमी का स्केल बदल देगा, ये सेल्फ रिलायंट है। अब अगर आप देखते हो तो दो साइड तो है, जो बीजेपी वाले होंगे वो तारीफ करेंगे, जो कांग्रेस वाले होंगे बुराई करेंगे, तो दुनिया की रीत है। जैसे न्यूज के दो चैनल बने हुए, एक पे आपको प्रोज दिखाई देंगे इसी बजट के, एक पे आपको कॉन्स दिखाई देंगे इसी बजट के, पर मैं आपको न्यूट्रल बता रहा हूं, जो है वो है। एंड में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज मैं भी रख दूंगा और आप भी बता देना मुझे जो नीचे कमेंट के अंदर आपको क्या लगता है। अगर मैं उदय कोटक जी की बात करके चलता हूं तो उन्होंने बोला है कि ये जो 25 साल का विजन है जहां पे पूरे इंडिया को साथ में लेने का है, उससे मैं प्राउड फील करता हूं। बेसिकली शायद वो बजट से खुश दिखाई दे रहे हैं। अब टैक्स पेयर के लिए एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि भाई कोई स्लैब में चेंज नहीं आया है, पर एक अच्छी चीज और करी गई है, जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है उसको 2 साल कर दिया गया है असेसमेंट ईयर से। तो मतलब अगर आपने कोई पुराने रिटर्न में कुछ गलती कर रखी है तो उसको आप सुधार सकते हो। अगली चीज, गवर्नमेंट ने फार्मिंग को भी प्रमोट करने के ऊपर एक छोटा स्टेप लिया है, पर बहुत छोटे लेवल पे किया है। जो गंगा है, गंगा के आसपास वो केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा है कि नेचुरल फार्मिंग गंगा के आसपास जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अच्छी चीज लग रही है, बाकी टाइम बताएगा ये अच्छी चीज होती है या फिर नहीं होती है। अगर हम महिंद्रा जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि बजट छोटा था और बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल था। और फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करके चलते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का प्लान घटा है, 6.4% पे पहुंच गया। पिछले साल थोड़ा सा ज्यादा रखा गया था कुछ पॉइंट्स, और उससे ऊपर निकल गए हम। इसका रीजन ये था, पेंडेमिक आया और बहुत ज्यादा खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, पर फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। सबको लग रहा था कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये 8-9% तक पहुंच जाएगा, पर ये 1.1-1.2% ही बढ़ा, जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है मेरे हिसाब से। नंबर वाइज करोड़ों में तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, पर उतना बड़ा नहीं परसेंटेज वाइज। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट अब किसान ड्रोन्स को भी प्रमोट करेगी। अब किसान ड्रोन से क्या होगा, आपका लैंड नापने का काम चलेगा, साथ में आप ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह डाल सकते हो। अगेन यहां पे कहा कि स्टार्टअप्स का साथ लेके, स्टार्टअप्स की हेल्प लेके इस चीज को, इनिशिएटिव के ऊपर काम किया जाएगा। साथ में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बहुत अच्छी चीज है। वंदे भारत मतलब मेड इन इंडिया ट्रेन है, वो इंडिया के अंदर ही बनाई जा रही है, तो अच्छी खबर है। डिफेंस सेक्टर के अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बढ़ाने की बात चली है, जहां पे 68% डिफेंस कैपिटल की प्रोक्यूरमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी, ऐसा हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा है, जो कि पहले 58% हुआ करता था। तो गुड है, इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, मेक इन इंडिया। साथ में एक और अच्छी चीज मुझे पर्सनली लगी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए भी हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा कि इसके भी स्टेक होल्डर्स के लिए हम कुछ करेंगे। बेसिकली उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि बूम कर रही है, पर इसके बारे में कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। हम जो कंटेंट क्रिएटर्स है, इसके ऊपर एनिमेशन होता है, मूवीज है, हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 3D VR कंटेंट बनेगा, और हम ये चीज अगर ढंग से सीख जाए तो हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर सकते हैं। अगली खबर, जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर कंपनीज रजिस्टर होती है उनको टैक्स इंसेंटिव मिलता है, 3 साल तक वो अपना टैक्स का रिलैक्सेशन ले सकती है, उसको अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1 साल और 4 साल तक ले सकते हो। बहुत अच्छी चीज है बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए। पर कहानी ये है कि स्टार्टअप, वो वाली स्टार्टअप प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए ना। तो हम जो बड़ी स्टार्टअप्स के नाम सुनते हैं वो तो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स ही होती है मेजरली, और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि VC इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे देश के अंदर, और हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने भी यही एड्रेस किया कि VC जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारी हमारे देश के अंदर आई है, और हम उसको बढ़ाने के लिए अब और हेल्प करेंगे, सेक्टर्स मतलब एसोसिएशंस बनाएंगे जो कि प्रमोट करेगी इस चीज को भी, मतलब और फंडिंग मिलने वाली है। साथ में ई पासपोर्ट्स के बारे में बताया गया, जहां पे चिप लगेगी उसके अंदर, बेसिकली एक तरह का आपका डिजिटल सिग्नेचर टाइप होगा उसके अंदर, तो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, और टैप एंड स्कैन टाइप का होगा, और इससे आपका ईज कन्वीनियंस रहेगी। बाकी रिस्क भी रहेगा इसके साथ में, पर सिक्योरिटी भी रहेगी। आपका वो चोरी होगा
पर ट्रैक हो जाएगा मेरे हिसाब से, सही है। बाकी टाइम बताएगा इसके अंदर भी कोई लूपहोल निकल के आता तो। साथ में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बारे में बात करी गई, कि 2022 के अंदर रोल आउट होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा मजाक सा लगता है, क्योंकि अभी तक हम 4G को भी ढंग से नहीं केटर कर पाए हैं। हम 5G की बातें कर रहे हैं, हम 5G कर देंगे 5G। भाई पहले स्पीड तो ले आओ फोन की, नेटवर्क तो आते ही नहीं ढंग से। हम इससे बड़े तो पुराने जमाने में नेटवर्क आते थे, फोन पे बात तो होती थी ढंग से, आज फोन पे बात नहीं होती। इन्होंने वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन निकाल दिए। क्यों निकाल दिया? तुमको अपने नेटवर्क पे रिलायबिलिटी नहीं है ना, तभी तो हम वाईफाई ऑन करके अपने वाईफाई कॉलिंग कर रहे हैं, अपने नेट को यूज करके, अपने वाईफाई को यूज करके कंपनी वालों को पैसे दे रहे हैं, है ना। अगली खबर ई विद्या की है, जिसके बारे में मेरे को भी अभी पता लगा था, मतलब जब मेरे को बजट के बारे में पता लगा। ई विद्या बेसिकली जो लॉकडाउन हुआ, इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की एजुकेशन छूट गई। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने टीवी के ऊपर सिखाते थे छोटे बच्चों को, अब वो कह रहे हैं कि हम इसको स्केल करेंगे, 1st क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को टीवी पढ़ाया जाएगा। और पहले लिमिटेड चैनल पे आता था, अब 200 चैनल कहे जा रहे हैं जिसके ऊपर ये आएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। मैंने भी कुछ चैनल्स देखे थे बचपन के अंदर, मतलब थोड़ा बड़ा हो चुका था, इंजीनियरिंग में था तो देखा था मैंने, पर वो डीडी नेशनल के ऊपर आता है जहां पे अच्छी टेक्निकल बातें चलती थी और वो लोग देखते ही नहीं थे क्योंकि इज्जत ही नहीं थी लोगों को। पर मुझे लगता है अगर ये कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आ जाए और इसकी थोड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ा दी जाए तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है यार। कोचिंग सेंटर सब खत्म हो सकते हैं लाइव ट्यूशन चल रही है टीवी के ऊपर, टीचर आ रहा है टॉप लेवल का, उसको पढ़ा रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर भी पढ़ा रहा है, टीचर को भी पैसे मिल रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है, चैनल भी पैसा कमा रहा है और बच्चों का भी फायदा हो रहा है बिना पैसे खर्च करे। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि स्टेट्स को एंकरेज करा जाएगा जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको अपडेट करने के लिए। हर एक का सिलेबस अपडेट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़ाई करते हो पर रियल लाइफ में अपने वो पढ़ी नहीं होती है। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पीएम गति शक्ति के बारे में बात करी, जो कि 7 इंजन्स के बारे में बात करी जिसकी वजह से हमारा देश चलेगा। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा देश इंप्रूव हो सकता है और लॉजिकल चीज रखती है मेरे को। अगर हाईवे और रोड्स की बात करके चलते हैं तो कहा जा रहा है कि 25,000 किलोमीटर एक्सटेंड करा जाएगा नेशनल हाईवे को। देखते हैं होता है नहीं होता है। बाकी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट रोड वाइज हाईवे वाइज करी है अच्छी खासी ऑन पेपर। मुझे रियलिटी नहीं पता क्योंकि मैं गाड़ी लेके बहुत लंबे रूट्स पे नहीं गया हूं, जो जाता है और नीचे कमेंट में बता सकता है। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस किया जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव का, कि मतलब अगर आप यहां पे प्रोडक्ट बनाते हो तो इससे आपको फायदा देंगे। तो उनका कहना है इससे 60 लाख से ज्यादा जॉब्स बनेगी आने वाले 5 साल के अंदर और बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। इनडायरेक्टली डायरेक्टली जॉब क्रिएट हो, नौकरी मिले लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बारे में बात करी गई जो कि 75 इंडियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप करे जाएंगे। तो अगेन ये भी चीज अच्छी है, गवर्नमेंट डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रही है। आप डिजिटल बैंकिंग का यूज करते हो या फिर नहीं करते? मैं तो पर्सनली डिजिटल बैंकिंग ही बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। मुझे ऑफलाइन बैंकिंग यूज करे हुए भी मेरे हिसाब से 4-5 साल हो गए होंगे। अगली खबर वर्डल ऐप की है, तो उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने खरीद लिया। तो बहुत टाइम से मैं देख रहा था, बहुत सारे मेरे फाउंडर कनेक्टेड है तो वो स्टोरी के अंदर कुछ डालते रहते थे, ब्लॉग्स ऊपर वर्डल लिखा हो, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया ये चीज क्या है। तो अभी ये पता लगा ये खबर क्या है, तो उसके बाद अभी देखेंगे वर्डल है क्या। आपने यूज किया या नहीं किया? जिन्होंने यूज किया नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज है क्या। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को साइड में रखने के लिए कह दिया है जो कि फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन वाला सीन चल रहा था उसके ऊपर। तो बेसिकली फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन का पंगा चल रहा था, वो दिल्ली हाई कोर्ट पे गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने गलत किया है, जो सिंगापुर से कहा गया है आपने उसकी बात को नहीं माना है। पहले कोई मान जाता है कोई नहीं मान जाता, फिर ये लड़ते रहते हैं, ऊपर बैंक पे जाते रहते हैं, कोर्ट पे, फिर ये चीन चलता रहता है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब वो दोबारा से वर्डिंग देगा सब कुछ हटा के। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, तो उन्होंने नेट लॉस रिपोर्ट किया है 1516 करोड़ रुपीस का Q3 के अंदर। 4.5% ड्रॉप आया है उनके रेवेन्यूज के अंदर। और इसका रीजन क्या, शॉर्टेज है या फिर टाटा की गाड़ियां लोग ले रहे हैं, ये है। अगली खबर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से $1.4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी इंफ्रा के अंदर अगर हमको 5 ट्रिलियन की जीडीपी बननी है 2025 तक। बाकी ऐसी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है पर देखते हैं तब तक आगे जाके हो पाती है नहीं हो पाती है। अगली खबर एक क्रिप्टो एक्सचेंज की है, FTX की। उन्होंने
$400 मिलियन रेज किए हैं $42 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और ये 3 साल पुरानी ही क्रिप्टो एक्सचेंज है। अगली खबर AICTE की है, तो उन्होंने कहा है जो एडटेक कंपनियां हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी डोमेन में काम करने के लिए। आजकल कोई भी एडटेक खुल रही है, वो किसी भी डोमेन में अलग अलग में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले हमने कॉलेजेस गवर्नमेंट को सबको अप्रूवल देते थे, अब ये सबके सब इसके अंदर घुसे जा रहे हैं। आजकल क्या हो गया है, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में प्राइवेट प्लेयर्स आके एडटेक वाले पार्टनरशिप करके भी अपना हाइब्रिड प्रोग्राम भी निकाल रहे हैं। अगर हम बायजूस की बात करके चलते हैं, तो बायजूस का भी आईपीओ आने वाला है, तो वो तकरीबन $700 मिलियन रेज कर सकता है अपने आईपीओ की फंडिंग से पहले। लास्ट अगर उनकी वैल्यूएशन देखी जाए तो $21 बिलियन की थी, अभी नेगोशिएशन स्टेज पे चल रहा है। एसपीएसी के हिसाब से वो अपना आईपीओ निकालने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कितने पे निकलता है उनका आईपीओ। इंडिया में नहीं निकल रहा, बाहर ही निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उनको शक है कि शायद नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हो चुकी है। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है, तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने के अंदर 1.4 लाख करोड़ तक पहुंचा। ये हाईएस्ट है एवर अगर अभी तक देखा जाए तो। और इसी के साथ ये एनालिसिस वीडियो खत्म होती है, और लास्ट में मैंने थोड़ी सी बिजनेस न्यूज जोड़ दी जो एडिशनल था। तो मैं रिकमेंड करूंगा पापा न्यूज को फॉलो कर लो, अगर फॉलो नहीं किया सब्सक्राइब कर लो मतलब, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप डाउनलोड कर लो, और जो हमारे स्पॉन्सर थे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।